धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। आज दोस्तों नमस्कार और एक बार पुनः उपस्थित हैं हम मनोविज्ञान के एक नए सेशन के साथ में। हम रीट 2025 के अंतिम प्रहार की जो सीरीज है उसके अंतर्गत हम PYQs को हल करते हैं और इस सेशन में हम लेंगे 2022 का जो PYQ है, जो थर्ड शिफ्ट में जो PYQ आया था उसके अंतर्गत उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको PYQ शुरू करवाऊँ, एक महत्वपूर्ण आपके लिए सूचनाएँ। उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर आप 90% की छूट पा सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और ये 90% सभी कोर्सेज के साथ आप ट्रिपल धमाका में 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ 90% आप टेस्ट सीरीज में भी आप छूट पा सकते हैं। फिर 80% आप सभी बुक्स पर भी छूट पा सकते हैं, इस बार जो बुक्स आप लेना चाहते हैं उनके ऊपर। साथ साथ आप हम बात करेंगे बुकशाला की जितनी भी रीड की पुस्तकें हैं उन पर आप मिल सकता है आपको। और फिर आता है आपका उत्कर्ष की बुकशाला ग्रेड 1, 2, 3 की पुस्तकों 80% डिस्काउंट। चलिए जनाब, अब हम चर्चा करेंगे हमारी फर्स्ट जो पहली शिफ्ट, जो सेकंड शिफ्ट थी वो हमने करवा दी थी। फर्स्ट शिफ्ट में लेवल 1 का पेपर हुआ था और सेकंड शिफ्ट में आपका लेवल 2 का पेपर हुआ था और लेवल 2 में सेकंड शिफ्ट मैंने करवा दी थी। थर्ड शिफ्ट ये आपकी रहेगी। इसमें देखिए दोस्तों, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। ये आपको प्रश्न का जवाब बताना है कि क्या जवाब रहेगा। देखिए, विकास के नियमों के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। देखो, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती, बिल्कुल सही। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। विकास में परिपक्वता और सीखने का परिणाम निकलता है, बिल्कुल। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान होती है, नहीं। विकास की प्रत्येक अवस्थाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उनके मान भिन्न भिन्न होते हैं, उनके सीखने की गति अलग होती है, विकास की दर अलग होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। तो बाकी लोग ध्यान दीजिए इस बात का कि इसमें प्रश्न संख्या किसकी बात कर रहा है, ए की। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 की हम चर्चा करें तो प्रश्न लीजिए जनाब, ये आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2, नैतिक विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक और लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट है, वो हेविंगहर्स्ट का सही नाम नहीं है। उसके अलावा ये किसने दिया था, आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका ये दिया था। हालांकि नैतिक विकास सिद्धांत की बात करें तो नैतिक विकास सिद्धांत देने का कार्य सबसे पहले तो जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत देने का काम किया था। नैतिक विकास सिद्धांत जब जीन पियाजे देता है तो नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर जीन पियाजे 2 प्रकार की अवस्थाएं बताता है। प्रायत नैतिकता, एक बताता है दोस्तों परायत नैतिकता, और एक बताता है स्वायत्त नैतिकता। और इसके आधार पर वह अपने सिद्धांत के 4 प्रकार बता देता है। एक होती है आपकी अनैतिकता की अवस्था। क्या होती है दोस्तों, अनैतिकता की अवस्था। दूसरा है अनैतिकता से बाद में परायत नैतिकता की अवस्था। फिर आती है संक्रमणकालीन नैतिकता की अवस्था, संक्रमणशील नैतिकता की अवस्था, और उसके बाद आती है दोस्तों आपका स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इसके बाद फिर लॉरेंस कोलबर्ग ने 72 बच्चों पर 11 कहानियां सुनाते हुए हेंज क्या जो सिद्धांत दिया था उसके आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग को नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शंस के अंदर अगर आपका जीन पियाजे आ जाएगा तो पहले जीन पियाजे मानेंगे, अदरवाइज आपका ऑप्शन क्या रहेगा, लॉरेंस कोलबर्ग रहेगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका लॉरेंस कोलबर्ग। उसके बाद हम चर्चा करते हैं व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के
निम्न द्वारा समझाया गया संज्ञानात्मक योग्यताओं में भिन्न स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर और अभिक्षमता में अंतर, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवसाय चयन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी योग्यताएं, तो योग अभिक्षमताओं में जो अंतर होता है ये व्यवसाय चयन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि ग्रेड 3 के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं की अभिक्षमताओं में अंतर का कोई बहुत बड़ा विशेष पार्ट नहीं दे रखा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी इसमें आपको शामिल तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रवृत्तियां, प्राथमिक प्रतिक्रिया के और आदत निर्माण। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित क्या होती है? फटाफट उत्तर बताइए दोस्तों, क्या जवाब रहेगा आपका? क्या स्वभावगत प्रवृत्तियां वातावरण से प्रभावित होती हैं? व्यक्तित्व की प्रकृति, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये प्रभावित होती है दोस्तों किससे? आनुवंशिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है, आनुवंशिक गुणों से। प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके भी आनुवंशिक से है। और व्यवसाय बाल विकास में वातावरण की भूमिका सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है क्या? आदत, क्योंकि आदतें अर्जित होती हैं। क्या होती हैं? आदतें अर्जित होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर, ये लीजिए जनाब, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों, फिर हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? किसने प्रतिपादित नहीं किया है? पॉल कोस्टैम, रॉबर्ट मैकग्रे, रेमंड कैटल, हेंस आइजेंक और गॉर्डन आल्पोर्ट। ये आपको बताना है क्या जवाब रहेगा इसका, क्या जवाब रहेगा? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों पॉल कोस्टा ने बिग 5 विमा दिया, बिग 5 विमा थ्योरी दी, पंचविमी सिद्धांत दिया है। रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व के 16 गुण सिद्धांत और द्विकार्य के सिद्धांत दिया। हेंस आइजेंक ने आपका सिद्धांत दिया है, बाईफैक्टर थ्योरी दी है। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने आपका 3 शील गुण सिद्धांत दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और फिर प्राथमिक विशेष गुणों को 3 गुणों में बांटा, निर्देशांकीय, शील गुण, ये सारे बांटा। तो ये चारों ने ही दिया है। तो ये शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका उत्तर सही, प्रश्न सही निर्माण करने में क्या हो गया, भूल कर गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर रहेगा आपका स्टार। क्या रहेगा? स्टार उत्तर रहेगा। तो सभी ने ही दिया है, तो बोर्ड ने भी इसका उत्तर सही नहीं माना, उन्होंने सही उत्तर नहीं दे पाए। और ये वास्तव में सही है कि चारों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही हैं। तो नहीं है तो ऐसा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बात करते हैं कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, 16PF, EPPMs और टेट। तो नैदानिक परीक्षण के लिए MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री, ये नैदानिक परीक्षण के लिए वैध परीक्षण माना जाता है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये व्यक्तित्व मापने के अंदर हम जब बात करते हैं व्यक्तिगत नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं, तो ये हाथावे, किसने? हाथावे ने दिया था इसको, अमेरिका में बनाई गई थी। और इसी का अपने जोधपुर के जो डॉक्टर A.K. मलिक सर हैं, अपने उत्कृष्ट में पढ़ाते थे, इन्होंने MMPI का संशोधन किया था, JMMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो वो अपने जोधपुर में पहले पढ़ाते थे, अभी भी वो सम्मानित सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, मिस्टर A.K. मलिक। और A.K. मलिक साहब ने जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री बताई थी, कब? अपने जोधपुर में रहते, जो कि JNU में प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? द्विकार्य के सिद्धांत, बहुकार्य के सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। अब ध्यान दें, द्विकार्य के सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकार्य के सिद्धांत आपका गार्डन, बहुतत्व करें अगर वो, अच्छा बहुकारक की बात कर रहा है तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा मिस्टर थॉर्नडाइक का। किसका हो जाएगा? थॉर्नडाइक का।
ये लो जनाब थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया। त्रिआयामी सिद्धांत, ये त्रिआयामी सिद्धांत किसकी बात कर रहा है? अगर वो यहाँ पर त्रितंत्र सिद्धांत लिख दे, क्या लिख दे दोस्तों? त्रितंत्र या त्रिघटक लिख दे, तो त्रितंत्र या त्रिघटक लिख देने हैं तब तो ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग का हो जाएगा। लेकिन यहाँ त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये गिलफोर्ड ने दिया है, तो यहाँ पर ये गिलफोर्ड ने दे दिया। और पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? आपका सिरिल बर्टो बर्नर ने दिया। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार। ये 4-5 सवाल ऐसे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सवालों के जवाब नहीं दे पाया। होना क्या चाहिए था? त्रितंत्र या त्रिघटक सिद्धांत देना चाहिए था। विश्लेषणात्मक घटक, संदर्भात्मक घटक और एक आपका सृजनात्मक घटक या अनुभवात्मक घटक, ये देना चाहिए था, लेकिन दे नहीं पाया। ये इसकी क्या रही है? गलती रही। तो ये प्रश्न गलत था। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पादन, निष्पत्ति को क्या बोलते हैं बेटा? निष्पादन। क्या बोलते हैं? निष्पादन परीक्षण है। कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, ये आपको बताना था। तो जलोटा का सामान्य बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है, तो 1955 में सीएम भाटिया ने भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नामक मापनी उपलब्ध करवाई, जिसमें 5 प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को शामिल किया। एक दोस्तों कोह ब्लॉक टेस्ट, क्या किया? कोह ब्लॉक टेस्ट। एक अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। एक आकृति फलक परीक्षण, एक स्मृति परीक्षण और एक चित्रांकन परीक्षण। तो ये 5 प्रकार के क्या दिए? निष्पादन बुद्धि परीक्षण दिए। तो निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण के लिए तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, यस। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवस्था की अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम संभाव्यता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है दोस्तों? कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए सामान्य संभाव्यता, तो सामान्य होना ये संभाव्यता, तो संभाव्यता में हल्की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। कोई भी बालक 90%, 99% तक तो क्या हो सकता है? समान हो सकता है, लेकिन 100% समान नहीं होता, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती। अधिगम समानता होती है, वहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। विचलनशीलता व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रकट करती है। शील गुणों का अंतर संबंध व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करता है? प्रकट करता है। तो ये 3 हो गए, तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था। ठीक है, वो कह रहा था कि जब 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से समान नहीं होते हैं, चाहे रंग रूप में, चाहे आकृति के अंदर, चाहे हाइट के अंतर्गत या स्वभाव के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताओं में आती हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो होता है दोस्तों वातावरण। क्या होता है दोस्तों? वातावरण। और वातावरण के साथ साथ आनुवंशिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं।
तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या पाए जाते हैं, भिन्न पाए जाते हैं, समान नहीं दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं आनुवंशिक भिन्नताओं और वातावरणीय भिन्नताओं का क्या होता है दोस्तों, रिजल्टेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। सॉरी, माफ कीजिएगा। फिर हम चर्चा करते हैं 10, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति और विशेष कक्षाएं, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 में। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की समृद्धि, पाठ्यक्रम को बढ़ा सकते हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पाठ्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है, ये अच्छी बात है। फिर है उपचारात्मक अध्ययन, पाठ्यक्रम उपचारात्मक अध्यापन करवाता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद अपने आप में समर्थ होते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाने वो समर्थ होते हैं, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है जी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे श्रेणी उन्नति। बिल्कुल वो श्रेणी उन्नति की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उनके सीखने की दर बहुत अच्छी होती है और उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, ये ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या किसकी दोस्तों, 11 की। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म। यहां पर आपको बताना है कौन सी विकृति अधिगम क्षमता का, क्रेटिनिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर है, ADHD जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया अधिगम विक्षमता, ऑटिज्म तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसलेक्सिया, सी आपका। हालांकि सारी ही अधिगम क्षमताएं हैं, लेकिन अधिगम क्षमता जो अधिगम विकलांगता के बारे में बात करिए, जो अधिगम करने के संबंध में बात होती है, बाकी के ध्यान विकार से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें यहाँ पर। तो ये रहेगा उत्तर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में संबंधित है? विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित कुसमायोजन कौन सा तत्व? तनाव, कुंठा, चिंता और द्वंद्व, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 में क्या जवाब रहेगा? कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, द्वंद्व। सबसे बड़ी बात क्या होती है, व्यक्ति सबसे ज्यादा द्वंद्व में जब होता है ना, कुसमायोजन कब होता है? जब द्वंद्व में होता है। तो व्यक्ति के सामने दो विकल्प हों और इनमें से कौन से विकल्प को चयन करे, और जब वो इस चीज़ का चयन नहीं कर पाता तो सबसे ज़्यादा वो कुसमायोजित होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है दोस्तों, इसमें द्वंद्व आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। द्वंद्व सामान्यतः जब व्यक्ति के समक्ष द्वंद्व की हम चर्चा करें तो द्वंद्व को देख लीजिए। द्वंद्व सामान्यतः क्या होता है, जब व्यक्ति के समक्ष दो विकल्प हों, ऑप्शंस हों, और उनमें से इस विकल्प को चुने या इस विकल्प को चुने, इनमें से कौन से विकल्प को चुने, और इस अनिर्णय की स्थिति, क्या दोस्तों, इस अनिर्णय की स्थिति को, अनिर्णय की स्थिति को, अनिर्णय की स्थिति को क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? द्वंद्व कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अनिर्णय की स्थिति को द्वंद्व कहते हैं, ठीक है सर। चलिए उसके बाद देखिए, अनिर्णय की स्थिति को क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। फिर अगर हम चर्चा करें इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उपागम उपागम। क्या होता है मेरे दोस्तों? उपागम उपागम, उपागम उपागम, ठीक है। एक होता है उपागम परिहार, उपागम परिहार। एक क्या होता है? उपागम परिहार। और एक होता है दोस्तों उपागम परिहार परिहार, परिहार परिहार, ये 2 प्रकार। उपागम उपागम में व्यक्ति के समक्ष दोनों ही विकल्प क्या होते हैं दोस्तों? लाइक के होते हैं। वो इसको पसंद करे या इसको पसंद करे, इस संबंध में अनिर्णय की स्थिति उपागम उपागम कहलाती है।
उपागम उपागम कहलाती है। इसी उपागम उपागम को पद्धति पद्धति, क्या दोस्तों, पद्धति पद्धति भी कहते हैं। फिर उपागम परिहार की बात करें तो उपागम परिहार की हम बात करते हैं तो उपागम परिहार में एक होता है आपका लाइक का ऑप्शन, दूसरा होता है आपका डिसलाइक का ऑप्शन। तो व्यक्ति ना चाहते हुए उसको डिसलाइक ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, पसंद करता है, और लाइक का ऑप्शन उसको मिलता ही नहीं है। जब लाइक का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो उसके दिल दिमाग में तो ये चीज़ रहेगी उसको करना इसको को पड़ेगा। तो ऐसी मानसिक दुविधा की स्थिति को क्या कहते हैं, द्वंद्व। कौन सा कहते हैं, उपागम परिहार। इसको पद्धति वर्जन भी कह देते हैं। क्या बोलते थे बेटा, पद्धति वर्जन, पद्धति वर्जन कह देते हैं, ठीक है। और उसी को उपागम परिहार, इसको हम ग्राह्य त्याज्य भी कह दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्राह्य त्याज्य भी कह सकते हैं, ग्राह्य त्याज्य भी कह सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर परिहार परिहार की बात करें तो परिहार परिहार के अंतर्गत बेटा ध्यान रखना है आपको, परिहार परिहार के अंतर्गत है दोनों ही विकल्प डिसलाइक के होते हैं, डरावने विकल्प होते हैं, नकारात्मक विकल्प होते हैं। और व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि वो इसको पसंद करे या इसको। इस संबंध में अनिर्णय की स्थिति को क्या कहते हैं, व्यक्ति को परिहार परिहार। इसको वर्जन वर्जन, क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्जन वर्जन बोल देते हैं, या इसको त्याज्य त्याज्य भी कह देते हैं, त्याज्य त्याज्य भी कह देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका मैंने द्वंद्व बता दिया है। तो उत्तर आपका मानसिक रूप से जब कुसमाजित व्यक्ति होता है तो सबसे ज़्यादा विशेष रूप से निर्णय लेने की स्थिति कौन सी होती है, द्वंद्व की स्थिति होती है। ये ध्यान रखना। यस, जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है, चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन और चिंतन में मौलिकता। ये आपको बताना, चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता, ये आपको बताना है। क्या जवाब रहेगा, यस। जब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सृजनात्मकता का विकास होता है, किसका, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है, और अपसारी चिंतन में कभी भी चिंतन में समानुभूति नहीं हो सकती है, लचीलापन हो सकता है, मौलिकता हो सकती है, बहुविधता हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, सृजनात्मकता के गुण हैं। चिंतन में समानुभूति समान अनुभूति नहीं हो सकती जब सृजनात्मक चिंतन होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 13 में उत्तर रहेगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या रहेगा, राइट आंसर। ये लीजिए दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, यस। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की। ट्राइजोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया तो फिर हीमोफीलिया रोग से आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और फिर आता है आपका डाउन लक्षण सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये देने की आवश्यकता है कि जो डाउन सिंड्रोम है, डॉक्टर डाउन्स ने 1886 में इसको बताया था। 1886 में डॉक्टर डाउन्स ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, तो ऐसे लक्षणों को डाउन लक्षण कहा जाता है। तो ट्राइजोमी इन 21 किसको कहा जाता है, आपके डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाउन लक्षण सिंड्रोम। चलिए फिर चर्चा करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का नियमों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देखिए थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1895 से प्रयोग प्रारंभ किए और 1898 में इन्होंने भूखी बिल्ली पर
अल्फांसो व फंडोलस मछली पर, अल्फांसो व फंडोलस मछली पर, चूहे पर और बंदर पर। अब कुछ लोग मेरे दोस्तों को तुरंत जैसे पता चलेगा मैंने चूहा भी नाम लिया है ना, तो कहेंगे कि साहब स्किनर ने किया था। यस, स्किनर ने भी चूहे पर प्रयोग किया है, कुर्ट लेविन ने भी किया है, ठीक है, लेविन ने भी प्रयोग किया, याद रखना। और क्लार्क लियोनार्ड हल ने भी चूहे पर प्रयोग किया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कई सारे जानवर बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है, बंदर पर प्रयोग किया। अब गेस्टाल्टवाद में बंदर पर प्रयोग नहीं किया गया था, बंदर पर प्रयोग हल इसकी थोर्नडाइक ने भी किया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। कहीं आप जैसे मैंने लिखा तो तुरंत लेके बैठ जाओ, अरे साहब ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, विद फैक्ट बता रहा हूँ। 1898 में भूखी बिल्ली अल्फांसो फंडुलस मछली लोग प्रयोग करने का रिजल्ट आता है, और पुस्तक लिखी जाती है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या लिखी जाती है दोस्तों? एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो एनिमल इंटेलिजेंस है वो 1898 में लिखी गई है, तो आपको काफ़ी जगह बहुत सारे साथियों ने इसको 1913 बता रखा है, वो फैक्ट कहीं ना कहीं गलत लिखवा रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन इसका आप अपन एक एविडेंस देंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से एविडेंस देंगे आपको, ठीक है। तो अब आप ध्यान देखिए, 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस लिखी गई, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको बताऊं, देखो दोस्तों, ये आपका विकिपीडिया है, किसका आपका मैं बताऊं आपको, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये आपके कौन है? मिस्टर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। 31 अगस्त 1874 से 9 अगस्त 1949 तक ये सक्रिय रहे, इनका ये परिचय है, ठीक है। ये यहाँ से पढ़े हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंधित रहे, फिर ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी गए। और यहाँ आपको मैं एक थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँ, ये देखिए दोस्तों, तो ये आपको हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। ये रहा आपका एनिमल इंटेलिजेंस 1898। क्या रहा दोस्तों? 1898। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल लर्निंग। और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी भी कब लिखी गई है? एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में लिखी गई है, ना कि 1911 में लिखी गई है।
तो ये दोनों आपका ये पूरा ध्यान रहे, ये ध्यान रहेगा आपको। ये देखिए, ये पूरा आपको मैं पूरा बता दिया है। ये मनोवैज्ञानिक अध्यक्ष भी रहे, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, और ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्हीं की हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक कब लिखी गई? 1898 में। तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने इन प्रयोगों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए, और 3 नियमों में पहला नियम क्या था? तत्परता का नियम। क्या था दोस्तों? तत्परता का नियम। दूसरा नियम था किसका दोस्तों? अभ्यास का नियम। क्या नियम है? अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है इसमें किसका दोस्तों? प्रभाव का नियम। तत्परता सीखने में सहायता करती है, मैं भी कह रहा हूँ सहायता करती है, लेकिन सिखाती नहीं है। लेकिन तत्परता सिखाती कुछ नहीं है, तत्परता सिखाती कुछ नहीं है। जैसे आप मोटिवेशन वीडियो देखो तो आप सीखने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका ब्रेन सीखने हेतु तैयार होता है, सिखाती कुछ नहीं है। उसके बाद में अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के 2 नियम हैं, एक उपयोगिता का नियम है, एक कौन सा है दोस्तों? उपयोगिता का नियम, और एक है दोस्तों अनुपयोगिता का नियम। उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का नियम। डगलस हॉलैंड ने अनुपयोगिता नियम को, डगलस हॉलैंड ने किसने दोस्तों? डगलस हॉलैंड ने अनुपयोगिता नियम को अनअभ्यास का नियम कहा है। क्या कहा है? अनअभ्यास का नियम कहा है। इसके साथ साथ 1935 में थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को ही नियंत्रित अभ्यास का नियम कह दिया था, नियंत्रित अभ्यास का नियम कह दिया था। सबसे ज़्यादा आलोचना हुई थी प्रभाव के नियम की, क्योंकि प्रभाव के नियम में जो भी व्यक्ति का परिणाम आता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए कोई भी परिणाम है। जैसे मेरे लिए ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट, अगर मैं किसी दूसरे ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर लगता हूँ तो मेरे लिए वो सामान्य पोस्ट रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रेड फर्स्ट पे हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्रेड फर्स्ट की ही नौकरी मुझे मिलती है तो मेरे लिए कोई प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको ग्रेड फर्स्ट की नौकरी मिलती है तो वो उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा डालेगी। इसका मतलब हर परिणाम हर व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए प्रभाव नियम की व्याख्या में ये सबसे बड़ी आलोचना थी। इस बात को आपको ध्यान रखना, तीनों नियमों की आलोचना होती है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर साहचर्य का नियम आपका नहीं है, अभ्यास प्रभाव ये दिया है, तो तीनों बता दिया। तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, और मैं बस को मानवीय भूल कहूँगा, मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, लेकिन मानवीय भूल हो जाती है, तो थोड़ा सा फैक्ट चेक करके ही चीज़ों को डिलीवर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न संख्या रहा 15 का। फिर हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारण है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। ये आपको कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, ये आपको बताना है। क्या जवाब रहेगा? तो इसमें तो कुछ ज़्यादा आपने सोचने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, ये आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, ये आपका रहेगा जवाब। चलिए जनाब, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। और प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या है आपका? वो है 17 नंबर। 17 नंबर की बात करें, अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वुल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, एरिक एरिक्सन। तो ये आपका अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा? वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो आप ध्यान दें, गेस्टाल्ट शब्द जो है, क्या दोस्तों? गेस्टाल्ट शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द, जर्मन भाषा का शब्द है। और ये जर्मन भाषा का शब्द होने के साथ साथ इसका अर्थ होता है दोस्तों एज ए होल। क्या होता है दोस्तों? एज ए होल। इसको कहते हैं समग्र आकार में, समग्र आकार में। ठीक है। 1912-13 के अंतर्गत बर्लिन विश्वविद्यालय में मिस्टर मैक्स वर्दीमर आते हैं, मैक्स वर्दीमर आते हैं, मैक्स वर्दीमर आते हैं। ठीक है। और इन्होंने
संमोहनशीलता पर काम करते हुए एक थ्योरी दी जिसका नाम था फोटो फ्राई फेनोमिना। क्या नाम है था? फोटो फ्राई फेनोमिना थ्योरी, फोटो फ्राई फेनोमिना थ्योरी। उसके बाद में 1913 से लेकर 1917 के बीच में दूसरा बर्लिन विश्वविद्यालय में मैक्स वर्दिमर का एसोसिएट आता है, मिस्टर वोल्फगैंग कोहलर, या इसको उल्फगैंग कोहलर कहें तो ज़्यादा सही इसका नाम है, उल्फगैंग कोहलर। और उल्फगैंग कोहलर की हम बात करें तो ये भाई साहब स्पेन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्पेन जाते हैं। और स्पेन जाकर क्या दोस्तों, स्पेन जाकर ये एक द्वीप का नाम है कैनेरी, और कैनेरी द्वीप में एक जगह का नाम है जिसका नाम है टेनेराइफ। क्या नाम है दोस्तों? टेनेराइफ। वहाँ पर ग्रांडे चीका रसूल मैसूल और ग्रांडे चीका रसूल मैसूल तथा सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग करते हैं। 1920 में गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना की गई और 1920 में कोहलर के द्वारा द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई। 1923 में कर्ज़कोफ़्का आते हैं, और कर्ज़कोफ़्का क्या करते हैं? 1923 में द ग्रोथ ऑफ माइंड पुस्तक लिखते हैं, द ग्रोथ ऑफ माइंड पुस्तक लिखते हैं। और 1925 में कोहलर द मेंटलिटी ऑफ एपीज नाम की पुस्तक लिखते हैं, और इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। कौन समझाते हैं? कोहलर। कौन समझाते हैं? कोहलर। तो उत्तर हो जाएगा आपका वोल्फगैंग कोहलर। 1934-35 में कर्ज़कोफ़्का द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ क्या दोस्तों? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक देते हैं। तो ये आपका गेस्टाल्ट थ्योरी का मैंने आपको बताया, ये इसका जवाब रहेगा ये। फिर चर्चा करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 ये है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण करना, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, ठीक है, और क्रिया विधि का प्रदर्शन। ये आपको बताना है अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम सोपान कौन सा होता है, ये चर्चा करनी है आपको। तो ये रहेगा दोस्तों समस्या समाधान उपागम का अंतिम होता है, जो भी आपने निष्पादन किया है उसका क्या करना दोस्तों? सत्यापन करना, ठीक है। तार्किक क्रम का अनुसरण करना, संप्रत्यय नियमों का ज्ञान करना, निष्पादन का सत्यापन करना। क्या रहेगा आपका जवाब? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों 18 में सी। जो भी हमने प्रतिपादित किया है उसका हम क्या करते हैं? सत्यापन करते हैं कि जो चीज़ हमने ज्ञात की वो सही है या नहीं है। तो इसको फीडबैक प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। फिर चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 19 की। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा और जीन पियाजे के द्वारा। ये आपको उत्तर बताना है दोस्तों। क्या जवाब रहेगा? यस, फटाफट बताइए क्या जवाब रहेगा दोस्तों। तो इसका जवाब रहेगा सिगमंड फ्राइड। चेतन अचेतन मन, क्योंकि अचेतन मन और चेतन मन क्या करता है? रक्षात्मक युक्तियों का निर्माण करता है। तो सिगमंड फ्राइड, इसका जवाब रहेगा सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्राइड ने इरोज व क्या दोस्तों? थैनाटोज, इन्होंने ही इलेक्ट्रा व ओडिपस सिद्धांत दिया, इलेक्ट्रा एवं ओडिपस सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्राइड ने ही आपका इड, ईगो और सुपर ईगो कंसेप्ट दिया, इड,
ईगो और क्या दोस्तों, सुपर ईगो कॉन्सेप्ट रखा। तो ये आपका अब सिगमंड फ्राइड। अब्राहम मैस्लो मानववाद देते हैं, मानववाद के बारे में बताते हैं। कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य सिद्धांत देते हैं, अनुभवजन्य सिद्धांत देते हैं। जीन पियाजे संज्ञानवाद पर बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ जीन पियाजे संज्ञानवाद कॉग्निटिव थ्योरी को देते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर रहेगा आपका सिगमंड फ्राइड, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। फिर चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा का स्तर और पुरस्कार। उपलब्धि की आवश्यकता कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? फटाफट बताइए दोस्तों, क्या जवाब रहेगा? प्रश्न संख्या 20 में क्या जवाब रहेगा? तो सीधा सीधा उदाहरण पड़ा है ना, पुरस्कार। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल होती हैं। तो ये होगा पुरस्कार, ये बाह्य वातावरण से संबंधित था, बाकी व्यक्तिगत रूप से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन, चिंतन स्तर। तो देखिए बीएस ब्लूम ने, किसने दोस्तों, बीएस ब्लूम ने, किसने दोस्तों, बीएस ब्लूम ने 1956 में भारत में आकर पेडागोजी के हिसाब से 3 प्रकार बताए। संज्ञानात्मक स्तर, एक बताया आपका क्रियात्मक स्तर, और एक क्या बताया, भावात्मक स्तर। इसके साथ साथ शिक्षण के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो फिर ये आ जाएगा आपका स्तरों की बात कर रहा है, शिक्षण के स्तरों की। ये तो हो गया पक्ष की बात, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्या दिए गए, पक्ष दिए गए। एक दिया गया दोस्तों स्मृति स्तर, तो हर्बर्ट स्पेंसर, क्या दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर। दिया गया बोध स्तर, ये दिया गया मॉरिसन, एच.सी. मॉरिसन। और चिंतन स्तर ये दिया गया आपका प्रोफेसर हंट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, प्रोफेसर हंट के द्वारा। तो ये आपका उत्तर रहेगा स्मृति स्तर हर्बर्ट स्पेंसर, बोध स्तर मॉरिसन, एच.सी. मॉरिसन, और चिंतन स्तर प्रोफेसर हंट के द्वारा। तो उत्तर आ जाएगा प्रदर्शन स्तर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जनाब, फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। और प्रश्न संख्या 22 की अगर बात करें तो डिवॉल्ट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई है ना। डी एलन के द्वारा और डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये सीधा सा आपको पता लग जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर सूक्ष्म शिक्षण, जो डी एलन 1962 और 64 के अंदर दिया गया था। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग शब्द दिया गया है, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। हालांकि माइक्रो टीचिंग के बारे में पहले स्किनर भी बता चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर सूक्ष्म शिक्षण रहेगा, डब्ल्यू एलन के द्वारा। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार, संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन, ये बताना है दोस्तों। तो क्या जवाब रहेगा प्रश्न संख्या 23 में? तो अभिप्रेरणा के 3 होते हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। नीड का मतलब है दोस्तों आवश्यकता। क्या है दोस्तों? आवश्यकता। तो अभिप्रेरणा का आधार, अभिप्रेरणा का आधार, अभिप्रेरणा का क्या दोस्तों, आधार क्या होता है? आवश्यकता होती है। उसके बाद नंबर 2 आता है ड्राइव। अगर हम ड्राइव की बात करें, ड्राइव का मतलब होता है चालक। ड्राइव का मतलब क्या है दोस्तों? चालक। चालक, अभिप्रेरणा का आधार, अभिप्रेरणा का आधार आवश्यकता, और आवश्यकता का आधार, आवश्यकता का आधार, आवश्यकता का आधार होता है दोस्तों चालक। तो जैसे भोजन है ऊपर, जैसे पानी है ना, ये आवश्यकता है। प्यास चालक है और भूख चालक है। और फिर है दोस्तों इंसेंटिव। इंसेंटिव की अगर बात करें तो ये होता है दोस्तों प्रोत्साहन। जैसे ही चालक शांत होगा, जैसे ही चालक शांत होगा, वैसे ही आवश्यकता की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। और आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो आवश्यकता का पूर्ण होना ही क्या है? पुनर्बलन है, प्रोत्साहन है, या पुनर्बलन है, प्रोत्साहन है, या क्या है दोस्तों? मोटिवेशन है। तो 3 प्रकार हो गए, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ये जो वर्गीकरण है ये हिलगार्ड ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? हिलगार्ड ने। उसके बाद में एक व्यक्ति है डेसी। क्या नाम है दोस्तों? डेसी। डेसी ने चौथा
डैसी नामक व्यक्ति ने चौथा तत्व और बताया था दोस्तों, और वो है दोस्तों संज्ञान। क्या है दोस्तों? संज्ञान। इसका आपको चर्चा करनी है। यस, तो ये रहा आपका अभिप्रेरणा चक्र के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी को जाननी थी। अगर आप तरीके से जितने प्रश्न पत्र मैंने करवाए हैं यूट्यूब पर उनको सारों को ढंग से भी देख लोगे तो आपका लगभग कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ साथ लगभग उसकी सारी डिटेल डाल देता हूँ, और मुझे उस डिटेल को डालने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ तो कई बार थोड़ी सी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो शब्द तो वही बोल रहा हूँ ना जो मैं लिख रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है लिखते समय थोड़ा सा, क्योंकि इतना यूट्यूब पर इतना समय नहीं मिलता है, ठीक है, और हमें वो दिमाग को स्विच करना पड़ता है, अचानक से स्विच और पूरी डिटेल फिर वो फटाफट आती जाएगी, फिर डिटेल रख भी नहीं सकते और डिटेल पूरी भी करवानी है, तो समय का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जिसको ध्यान, क्योंकि आप में से कई बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे ज्ञानी हो जाते हैं, उनको कहते हैं सर जल्दी कराओ, कुछ कहते हैं सर नहीं डिटेल से कराओ, कुछ कहते हैं सर आप अपनी मर्जी से चलो। तो मैं तीसरा रास्ता अपनाता हूँ, मैं मेरी मर्जी से चलता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और क्योंकि मुझे इस बात का पता होता है कि मुझे मेरे उस बच्चे तक पहुँचना है जिसकी जो पढ़ने की दर क्या है थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं उसको ध्यान में रखकर ज़्यादा पढ़ाता हूँ। और कोशिश ये की जाती है कि कंटेंट भी दिया जाए, खाली टिक लगाना नहीं होता है ना, कि टिक लगा दी और आपने चलते बने, है ना। और जब तक व्यवस्थित आप उस चीज़ के ऊपर डिटेल नहीं दोगे तब तक मज़ा भी नहीं आता। ठीक है जनाब, ओके, चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट की। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। क्या है इसका मतलब, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहिए हमें? क्रियात्मक क्रियाविधि को अपनाना चाहिए, निदान मतलब कारणों को जानना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए, या हम विवरणात्मक या रूपांतरकारी उद्देश्य हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि एक रूपांतरण करना चाहते हैं कि जो मूल व्यवस्था उसमें कोई चेंज आ जाए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपांतरण का उद्देश्य है जो समस्याएं वर्तमान में जो प्रबंधन में चल रहा है उनमें रूपांतरण किया जाए, परिवर्तन किया जाए। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या जवाब रहेगा आपको फटाफट बताइए। तो इसका क्या जवाब रहेगा दोस्तों, ये बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य नहीं है? उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मूल्यांकन तो बाद में होगा ना, पहले तो होगा ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों 26 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 2005 में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2005 में प्रस्तावित किया गया था, ये आपका जवाब रहेगा। फिर चर्चा करते हैं, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। तो कौन सा प्रकार संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत आकलन, नैदानिक आकलन, उपचारात्मक, उपलब्धि पर। तो ये चारों ही सही हैं दोस्तों, है ना, तो ये चारों ही संबंधित होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा स्टार। ये सवाल गलत था, 27 नंबर का सवाल क्या था? गलत था। फिर चर्चा करते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा दिया था, आत्मसात्मीकरण दिया था, व्यवस्थापन दिया था, अधिग्रहण नहीं दिया था, तो उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों, ये यहाँ पर आपका जवाब रहेगा। यस, चलिए, जीन्स का जोड़ा, जोड़े की बात करेगा तो वो ध्यान रखना एलील्स पे जाएगा, क्योंकि जीन्स का जोड़ा क्या कहलाता है? एलील कहलाता है ना, एलीलोमॉर्फ कहलाता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, हालांकि साइकोलॉजी में दे रखा है, तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, बोर्ड है, अपनी मर्जी कुछ भी दे सकता है। साइंस वालों को मनोविज्ञान पढ़वाता है, मनोविज्ञान वालों को साइंस पे पढ़वा देता है। तो एलील का मतलब जोड़ा होता है ना, तो एक ऐसी जो जीन होता है ना उसका ये जोड़ा होता है बेटा ना। हाँ, तो बिना जोड़े के तो जीन भी क्या करेगा? तो जैसे मेल और फीमेल का जोड़ा होता है, ऐसी जीन भी अलग नहीं होता है, तो उसके साथ भी जोड़ा होता है।
है ना। जैसे तुम लोग देखने वाले तो कई तो यूट्यूब पर ही जोड़े बनाने लग जाते हैं, तो ये बात भी बहुत बड़ी बात है ना। चर्चाएं चलती रहती हैं, हम देखते रहते हैं, कई बार तो हमें सोचना पड़ता है कि भाई साहब को ब्लॉक कर दिया जाए। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है यार, कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि मिल रही है, कोई कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही रहा है ना। खराब तो हो रहा है वो पक्का, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम सोचते हैं चलो अपना क्या ले रहा है, समय उसका है ना। तो बेटा एलील में जोड़े ही होते हैं जीन्स के, ना, तो उत्तर हो जाएगा सी। चलिए बेटा, अब सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। फैलिक अवस्था होती है, एनल होती है, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था होती है, लेटेंसी अवस्था होती है। मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। फैलिक अवस्था तो होती है, एनल स्टेज भी होती है, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। यहाँ पर अगर इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दोस्तों इडिपस कॉम्प्लेक्स के जगह पर यह मनोलैंगिक अवस्था कहती है, क्योंकि फैलिक अवस्था को मनोलैंगिक अवस्था कहते हैं। ऐसी कोई अवस्था नहीं, क्योंकि इडिपस के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बनता है, तो ये नहीं है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। तो ये तो रही दोस्तों आपका 30 प्रश्नों का जो आपका महत्वपूर्ण सेशन था। और एक बार आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए जो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है, ये देखिए, उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर आप 90% का डिस्काउंट पा सकते हैं। फिर ट्रिपल धमाका, ये 24 से 3 नवंबर तक की सुविधा आपके पास रहेगी। 90% डिस्काउंट दे रखा है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी है आपके पास में 3 मंथ्स तक की, और रिकॉर्डेड कोर्स क्या है उसमें फिर आपके लिए फ्री रहेगा इसमें कम्प्लीटली। उसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज में भी 90% का डिस्काउंट है, तो आप बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं इसका। फिर दोस्तों देखिए और धमाकेदार ऑफर देखो, आपको उत्कर्ष बुकशाला में 80% तक डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये की बुक आपको 20 रुपये में मिल रही है दोस्तों, है ना। और वो सभी पर है, रीट लेवल 1, 2, 3 सारे इंग्लिश के जितने भी, सब पे आपको मिल रहा है, तो इसको ध्यान दें। फिर चर्चा करेंगे, ये रीट की पुस्तकों पर 80% डिस्काउंट है, फर्स्ट सेकंड लेवल ये जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद उत्कर्ष बुकशाला में 80% डिस्काउंट, ये व्याख्याता अंग्रेजी, शिक्षक, अर्थव्यवस्था, भारतीय, सारी किताबों पर आपको ये पूरा सेट मिल रहा है, तो आपको सेट ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपका। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, और आपके सभी परिवार के साथियों को, सभी परिवारजनों को उत्कर्ष और मेरी तरफ से शुभ राम राम साहब। आप अच्छे से दिवाली मनाएं, और जितने भी यूट्यूब पर ये वीडियो देखें, और उनसे उम्मीद ये है कि अपने आप को पढ़ लिख कर इस लायक बना लो कि अगले साल जो दिवाली आप मनाएं वो सरकारी विद्यालय में मनाएं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब।